नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान माई अब गुरु में। दोस्तों, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 देखा था और आज हम उस पार्ट 1 के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, टॉप 50 मोस्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, जिसमें कि आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में या फिर अदर एग्ज़ाम में, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम, यूपीपी प्लस बीडीओ तीनों एग्ज़ाम के लिए कराए जाएंगे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम फटाफट रिवीजन करेंगे एकदम से, क्योंकि कल थ्योरी क्लास हमने अच्छे तरीके से पढ़ी थी और अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया आप सभी लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता संबंधित है। अब किस युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका प्राग ऐतिहासिक युग, बी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग, सी ऑप्शन है ऐतिहासिक युग, डी ऑप्शन है आपका उत्तर ऐतिहासिक युग। जो सिंधु सभ्यता है वो आपकी संबंधित है बी ऑप्शन आद्य ऐतिहासिक युग से। जो प्राग ऐतिहासिक युग है इससे संबंधित क्या है, जिस किसी भी घटना के लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक युग। ये भी आपको याद रखना है। और आद्य ऐतिहासिक युग क्या है कि जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। और एक है आपका ऐतिहासिक युग। इस युग से संबंधित क्या है कि इस युग के जितने भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ा भी जा सकता है और वो उपस्थित भी हैं, उसे कहते हैं ऐतिहासिक युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। ए ऑप्शन है आपका वह नगरीय सभ्यता थी, बी ऑप्शन है उसकी अपनी लिपि थी, सी ऑप्शन है उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, डी ऑप्शन है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वह नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। और जो आर्य आए थे भारत में, आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो कैसी थी, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी आपकी ग्रामीण सभ्यता। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अभी जो वैदिक युग हम पढ़ाएंगे आपको उसमें आर्यों के बारे में भी बताएंगे। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी नगरीय सभ्यता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मृदभांड। जो सिंधु घाटी सभ्यता से मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कि खोजा गया, खुदाई के दौरान मिले हैं, तो वो आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, बिल्कुल थीं। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी जो कि भाव चित्रात्मक लिपि थी, कल मैंने बताया था आपको, जिसमें कितने अक्षर थे, 64 अक्षर थे, वो भी बताया था। याद रखना आप सभी को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थ्योरी क्लासेस जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो थ्योरी क्लासेस भी जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 के रूप में डली है आपके चैनल पर। अगला है आपका सी ऑप्शन, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। लोहे का और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लोहे की जगह इन्होंने किसका इनके पास जो ज्ञान था वो किसका था, तांबे का ज्ञान। ये भी आपको याद रखना है, जो कल मैंने बताया था, तांबे का इन्होंने अच्छा ज्ञान का किया था। और तांबे से जो प्रथम इन्होंने उपकरण बनाया था वो था कुल्हाड़ी, वो भी आपको याद रखना है। तांबे से प्रथम औजार जो बनाया था वो कुल्हाड़ी बनाया था और इनके पास लोहे का ज्ञान नहीं था। ना ही सिंधु सभ्यता से लोहे के कोई अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, शिलालेख हैं, पक्की ईंटें की मोहरें पर अंकित लेख हैं,
पुरातात्विक खुदाई है या उपरोक्त सभी? इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, पुरातात्विक खुदाई। सिंधु संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत ही पुरातात्विक खुदाई है, जिसकी खुदाई मैंने कल बताई थी आपको। कब हुई थी? 1853 से, जब भारत में लाहौर से कराची के दौरान रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय इसकी खुदाई हुई थी। और जिसका निर्देशन किसने किया था? वो किया था जॉन मार्शल ने, एक अंग्रेज अफसर से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसमें बताना है आप सभी को कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या सही है। तो इसका फिर से वही क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, पिछला क्वेश्चन भी वही था, बस थोड़ी भाषा का फर्क था। तो आप सभी को ये भी समझना है कैसे भाषा चेंज करता है और कैसे ऑप्शन भी चेंज होते हैं। उसमें भी ऑप्शन अलग थे, इसमें भी ऑप्शन अलग हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। वहाँ क्या पाया गया जिससे सिंधु सभ्यता के बारे में मूल रूप से हमें जानकारी प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ये सभी वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी ये मत सोचिए कि हम इतनी फास्ट रिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके आपका कम से कम समय लेते हुए मैं इसीलिए फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है ही क्या है क्या नहीं। जितनी जल्दी हो सके, जितनी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का हमारा यही प्रयास रहेगा आपसे। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और अगर आपको लगता है कि हमें वीडियो दोबारा देखनी चाहिए तो एक बार दोबारा फिर देख लीजिए, क्योंकि जिससे आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इतना समय पर्याप्त है आपके पास, समय क्वेश्चन भी मैं पढ़ रहा हूँ और ऑप्शंस भी, तो आप मैनेज करके चलिए थोड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका हड़प्पा संस्कृति, बी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति, सी है वैदिक संहिताओं में, और डी है चांदी के आहत सिक्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, हड़प्पा संस्कृति। चांदी की जो उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो आपके हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति के लोग बनाते थे, इन्हें पकाते थे, आग में पका के उन पर कौन सा रंग लगाते थे वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग। लाल रंग उन मिट्टी के बर्तनों पर ऊपर पोतते थे, जिससे वो उनका कलर और चटक हो जाता था और अच्छे दिखने लगते थे। अगला प्रश्न है हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा कब से आरंभ माना जाता है? ए ऑप्शन है आपका पूर्व आर्य, बी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, सी ऑप्शन है मौर्य काल, डी ऑप्शन है कुषाण काल। तो कब से माना जाता है इसका सही आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्व आर्य युग से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो किस पशु का निरूपण नहीं हुआ था? तो ए ऑप्शन है आपका गाय, बी ऑप्शन है हाथी, सी ऑप्शन है गेंडा, डी ऑप्शन है बाघ। तो हाथी, गेंडा और बाघ, इन तीनों का उल्लेख हड़प्पा संस्कृति में मिलता है, जिनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा में खुदाई के दौरान, लेकिन गाय के अवशेष कोई प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में गाय का कोई उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? ए ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है हड़प्पा, डी ऑप्शन है लोथल। तो जुते हुए जो खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं आपके बी ऑप्शन कालीबंगा में। कालीबंगन से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, कालीबंगा कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। तो ये है आपका राजस्थान में। और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये भी आपको याद रखना है, कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। और एक चीज़ यहाँ से और याद रखनी है कि कालीबंगन से
आपको जो प्राप्त हुए हैं वहाँ प्रत्येक तीसरे घर से कुएं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो आपकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन आपका सही है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो मूर्ति थी तो जो मूर्ति किसकी बनी हुई थी। तो ये जो मूर्ति कांस्य की बनी हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और किसकी बनी थी, तो कांस्य की बनी हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये भी मैंने बताया था, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है कालीबंगन। तो स्नानागार के बारे में मैंने बताया था आपको कि सिंधु सभ्यता का जो विशालतम स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, यहाँ से एक मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ है, तो वो है अन्नागार। अन्नागार भी आपको याद रखना है। अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। और अन्नागार कितने कक्षों में विभाजित था, तो 6 के 12 कक्षों में यह विभाजित था। 6 एक कक्ष में थे और दूसरे कक्ष में भी 6 थे। तो 2 अन्नागार प्राप्त हुए हैं 12 कक्षों के, ये भी मोहनजोदड़ो से। अगर सबसे विशालतम की बात करें तो अन्नागार है। अगर अन्नागार आपके ऑप्शन में ना हो तभी आप लगाएंगे क्या, स्नानागार। तो इस पे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है बच्चों को कि हम क्या ऑप्शन लगाएं क्या नहीं, क्योंकि स्नानागार भी उन्होंने पढ़ा है और अन्नागार भी। तो आपको अन्नागार सबसे बड़ा है, अगर अन्नागार ऑप्शन में ना हो तो स्नानागार लगाना है। आगे देखते हैं कि विशाल स्नानागार, वही क्वेश्चन है एकदम, किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है। तो ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, आपकी भाषा बदली हुई है, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो ये सीधा ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कूट वाला दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा ट्रेंड बन गया है पूछने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीपली नॉलेज भी चेक की जाती है स्टूडेंट की, कि कैसे स्टूडेंट ने रटा तो नहीं है, सिर्फ रट्टा मार के तो पढ़ाई नहीं की है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो किस लिए जानी जाती है, तो ए ऑप्शन है आपका अपने नगर नियोजन के लिए, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी ऑप्शन है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, डी ऑप्शन है आपका अपने उद्योगों के लिए। तो ये आपके नीचे कूट दिए गए हैं, इन कूट से आपको आंसर लगाना है। 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, या उपरोक्त में से सभी। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ये तो आपका सही है, क्योंकि नगर नियोजन से मतलब ये है कि जो उनके नगरों का रहने का एरिया था वो एक कंप्लीट एक जगह पर स्थित था और चारों ओर नगर की दीवार बनी होती थी। और जो गलियां थीं, उन गलियों के जो भी दरवाजे हुआ करते थे घर के, वो गलियों के सामने खुला करते थे। तो नगर नियोजन तो था, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों सिंधु सभ्यता के 2 महान नगर थे, इसके लिए भी जानी जाती है। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। अगला क्या है कि कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी आपका सही है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की ताकत थी वो कृषि और पशुपालन, 2 ही इनकी अच्छी ताकत थी। तो कृषि और पशुपालन के द्वारा ही अपने ये सारे कार्य किया करते थे। लेकिन डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये उद्योगों के लिए नहीं जाने जाते थे। ये छोटा मोटा अपना व्यापार करते थे, जैसे कृषि उत्पाद थे उन्हें बेचते थे। तो ये उद्योग नहीं करते थे, केवल अपने उत्पादों का आयात और निर्यात करते थे। जैसे कोई चीज़ यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो ये दूसरी सभ्यता से मंगाते थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या फिर चीन की सभ्यता है, या फिर सुमेरियन सभ्यता है, इन सभ्यताओं से मंगवाते थे। तो इनका आदान प्रदान हुआ करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। जैसे कल मैंने आपको सिंधु सभ्यता का विस्तार बताया था कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो आलमगीरपुर है,
तो ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और किस नदी के तट पर है, तो ये हिंडन नदी के तट पर है, ये भी आपको याद रखना है। लोथल कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और लोथल क्या बताया था कल मैंने, तो ये है आपका बंदरगाह शहर, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि लोथल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन हरियाणा में यहाँ पर दिया रखा है, लेकिन कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन अभी मैंने बताया था आपको कहाँ है, राजस्थान में है। और रोपड़ कहाँ पर है, तो रोपड़ है आपका पंजाब में। तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन भी आपके चेंज है क्योंकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में अभी मैंने पढ़ा है, सही है। बनवाली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी राजस्थान में, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है, तो राखीगढ़ी आपका है हरियाणा राज्य में, ये भी आपको याद रखना है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी ये सभी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका सही सुमेलित से पूछा गया है, कूट से। तो प्रश्न क्या है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में अवस्थित पूछा गया है, ए ऑप्शन, ए नंबर फर्स्ट में आपका हड़प्पा, नंबर सेकंड में मोहनजोदड़ो, थर्ड में चनहूदड़ो और फोर्थ में आपका सुरकोटदा। यहाँ पे आपके कूट दिए गए हैं, तो सिंध प्रांत में कौन सा स्थित है आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो, ये आपके सिंध में अवस्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो इसका सही आंसर बताना है आप सभी को। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। जो चनहूदड़ो है, इसका जो उत्खनन किया था वो किया था J.H. मैके ने इसका निर्देशन किया था, ए ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फटाफट रिवीजन आपका चल रहा है, ये मान लिए, क्योंकि आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के ज़्यादा वक्त नहीं है, लगभग 45 से 50 दिन ही बाकी हैं और इतने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस भी पढ़ना है। इसलिए मैं एक पहले आपकी थ्योरी क्लास लेता हूं, उसके बाद उसका कंप्लीट रिवीजन इसलिए करता हूं क्योंकि थ्योरी क्लास में जो भी आपने पढ़ा कम से कम वो तो आप देख सकें कि हमें कितना याद है, कितना नहीं है, क्या हमें और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए हम सुपरफास्ट रिवीजन चला रहे हैं आपका, और आपके एग्ज़ाम तक जितना भी हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि आपका संपूर्ण सिलेबस जितना भी आपका है एक बार रिवीजन तो हो ही जाए। तो आप सभी करते रहिए। अगर आपको 2 बार भी वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तो आप 2 बार भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से आपको स्कोर दिलाना है कि जीके जीएस एक ऐसा पार्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए जहाँ से आपको स्कोर अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आता है तो आप कर देंगे। यहाँ पे गणित और रीजनिंग जैसा नहीं है कि जैसे रीजनिंग में अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अगर आप लगाएंगे वहाँ से तो आपको आ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको जीके जीएस की जिम्मेदारी खुद मैंने ली है, अदर किसी भी टीचर को नहीं दी, क्योंकि मुझसे बेटर यहाँ पे आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं समय भी आपका कम लूँगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस भी कंप्लीट कराऊँगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है। तो ये आपके स्थान दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है वो आपको बताना है। तो पाकिस्तान में स्थित है आपका हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, रावी नदी के तट पर। कालीबंगन मैंने आपको बता दिया राजस्थान में है, ये भी आपको याद रखना है, ये नोट करते चलिए। लोथल आपका गुजरात में है, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, ये भी आप याद रख के चलिए और स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। अगला प्रश्न है हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहां पर है ये आपको बताना है।
तो रंगपुर आपका ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है सौराष्ट्र, डी ऑप्शन है आपका राजस्थान। तो रंगपुर कहाँ पर स्थित है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सौराष्ट्र में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। जो दधेरी है वो आपका स्थित है पंजाब राज्य में, बी ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो ये जो स्थान आपके दिए गए हैं, ए ऑप्शन है आपका हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से भारत में स्थित स्थान बताना है आपको, तो वो है आपका लोथल, सी ऑप्शन आपका सही है। और लोथल कहाँ पर है, ये है आपका गुजरात में। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये था आपका बंदरगाह शहर। बंदरगाह से तात्पर्य क्या होता है, जहाँ से समुद्री सेवाओं का आदान प्रदान होता है, जहाँ पर जहाज नाव वगैरह जो भी रुकते हैं और जहाँ पर सामान का आयात निर्यात होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं हम, बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आपका था लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर था। तो इसमें क्या पूछा है कि लोथल का पुरातत्व स्थल, तो लोथल किस नदी के तट पर स्थित था वो आपसे सीधा पूछा गया है। तो लोथल इनमें से किस नदी के तट पर था, तो लोथल था आपका भोगवा नदी के तट पर, सी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है किस राज्य में स्थित है, जो कि मैं कई बार अभी बता चुका हूं। तो लोथल स्थित है आपका गुजरात राज्य में। इसमें से जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, इन 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर देना, और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सभी थ्योरी क्लास से लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम, यूपीपी और बीडीओ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन थ्योरी से हो सकते थे और प्रीवियस ईयर हो सकते थे, सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। अगर आपकी जीडी एग्ज़ाम में जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर सिंधु सभ्यता से पूछा गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ये मान लो कि जो सरल क्वेश्चन थे जो आपको पता होने चाहिए वो मैंने नहीं लिए, कि वो मोस्टली सभी बच्चों को पता होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी लिए हैं, और जो ने आने के जो ज़्यादा चांस थे वो भी क्वेश्चन मैंने इन्हीं 50 क्वेश्चन में करवाए हैं। कल की हमारी क्लास रहेगी, तो कल की क्लास हम वैदिक सभ्यता पर करेंगे। पहले थ्योरी क्लास करेंगे और उसके अगले दिन वैदिक सभ्यता पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था, क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन मीन्स भी बंदरगाह होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो पत्तन नगर कौन था, तो ये था लोथल का। देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन बार बार भाषा बदल के हर बार वही पूछा जाता है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं कि क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो मैंने अभी आपके लिए हैं, बस लैंग्वेज का थोड़ा फ़र्क है, जो बच्चा समझने में फेर हो जाता है। कुछ बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, कुछ समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था। देखो फिर 4 क्वेश्चन 4 बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा का बंदरगाह कौन था, या पत्तन कौन था, या फिर किस नदी के किनारे था, या किस राज्य में स्थित था। ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, आपका बंदरगाह शहर था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। जो हल्का टेराकोटा था वो किस स्थल से प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बनवाली। जो हल्का टेराकोटा है वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो कालीबंगन, ये आपको मैंने बता दिया है, राजस्थान में है। रोपड़ आपका कहाँ है, रोपड़ आपका पंजाब में है, ये भी आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। पाटलिपुत्र क्या है, तो पाटलिपुत्र थी ये आपकी मगध राज्य की
राजधानी थी। अभी हम मगध का उत्कर्ष जब पढ़ेंगे, 16 महाजनपदों का उत्कर्ष और मगध का उत्कर्ष, तो उसमें हम पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो वो अगली की क्लास है। तब तक इसके करिए, इसका सही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है? तो भारत के अंदर जो हड़प्पा का बृहद स्थल है वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इससे पहले आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि जो सिंधु सभ्यता थी, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बृहत्तम स्थल क्या था? तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। ये भी आपको याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बृहत्तम स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो, अगर भारत के अंदर पूछे तो भारत के अंदर हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल क्या है? देखिए क्वेश्चन वही है जो पहले पूछा गया था, बस इसमें लैंग्वेज चेंज की गई है। ये क्वेश्चन देखिए कि भारत में हड़प्पा का बृहत्तम स्थल, और इसमें क्या पूछा है? हड़प्पन पुरा स्थल, ये कि भारत का सबसे बड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, याद रखिएगा। तो बस क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा आप सभी क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है हमारा कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर वसी थी वे थीं। इनमें 4 नदियां आपको दी गई हैं। नंबर 1 में है सिंधु, नंबर 2 में चिनाब, नंबर 3 में झेलम, नंबर 4 में गंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? तो वो बसी थी सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। गंगा नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2, 3 आपको अब देखना है कौन से ऑप्शन में है। तो 1, 2, 3 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? ए ऑप्शन है आपका आत्मा और ब्रह्म में, बी ऑप्शन है कर्मकांड में, सी ऑप्शन है यज्ञ प्रणाली में, डी ऑप्शन है आपका मातृशक्ति में। तो ये आपको बताना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। वहाँ क्वेश्चन क्या था? सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते तो किसमें? मातृशक्ति में। और पूजा किसकी करते थे? तो पूजा करते थे आपके पशुपति की। और पशुपति जो देव हैं, पशुपति किन देव को कहा गया है? तो वो कहा गया है भगवान शिव को। ये भी आपको याद रखना है, पशुपति जो देव हैं वो भगवान शिव को कहा गया है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की ही पूजा करते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई शुरू हुई थी वो किनके निर्देशन में शुरू हुई थी? तो वो हुई थी आपके सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और सबसे पहले खुदाई किसने की थी? तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये की थी आपके दयाराम साहनी ने, जो कल मैंने बताया था, दयाराम साहनी। और किस सन में की थी? तो इन्होंने सबसे पहले की थी 1921 में, दयाराम साहनी ने। और किसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी? तो ये हुई थी आपकी हड़प्पा की। ये भी आपको याद रखना है। और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो ये आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से इतनी जानकारी याद रखिएगा, आप सभी स्क्रीनशॉट भी लेके रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे क्या हैं? जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की वो कौन से 2 भारतीय थे? तो वो एक तो थे आपके दयाराम साहनी 1921, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरे थे आपके राखालदास बनर्जी। अगर आपको राखालदास बनर्जी ऑप्शन में ना मिले तो वहाँ से आप ये कंफ्यूज मत होइए, तो इनका शॉर्ट में नाम है आर.डी. बनर्जी। तो आर.डी. बनर्जी भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको बताना है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। यहाँ पे सुमेलित होगा आपका, सुमेलित नहीं है। तो ये आपको बताना है। ये तो आपको अभी मैंने बताया था 1921 में की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने।
लोथल की खोज SR राव ने की थी, बिल्कुल सही है। सुरकोटदा की खोज JP जोशी ने की थी, बिल्कुल सही है। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो धौलावीरा की खोज के बारे में अगर बात करें तो धौलावीरा की खोज की थी आपकी RS बिष्ट ने। RS बिष्ट का नाम आपको याद रखना है, जो धौलावीरा के खोजकर्ता थे। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। जो सबसे पहले हड़प्पा की उत्खनन करने वाले थे, ये कब करने वाले थे? ये करने वाले थे 1853 में। ये मैं बता चुका हूँ आपको, कल थ्योरी क्लास में भी बताया था और आज भी बताया मैंने। 1853-54 में जब भारत में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस पुरातात्विक विभाग के खोजकर्ता कौन थे? JH कनिंघम। तो कनिंघम को भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण का पिता भी कहा जाता है, यहाँ से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पुरातात्विक सर्वेक्षण का अगर मुख्यालय पूछे आपसे तो वो हो जाएगा आपका कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A कनिंघम, जो कि पुरातात्विक जनक हैं भारत में। इन्होंने ही पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएंगे आपके BA स्मिथ जी। बाकी RD बनर्जी, जिन्हें राखालदास बनर्जी कहते हैं, ये भी इन्होंने मोहनजोदड़ो की उत्खनन किया था, यानी कि निर्देशन किया था जो उत्खनन हुआ था। AN दीक्षित भी हैं, MS वत्स भी हैं। BA स्मिथ इससे संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। जो घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, जो मैं अभी बता चुका हूं, लगभग पहले या दूसरे क्वेश्चन में जब बता रहा था तब उसमें व्याख्या में मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B ऑप्शन कालीबंगन। कालीबंगन से प्रत्येक तीसरे घर में कुएं के अवशेष मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है, और कल थ्योरी क्लास में भी मैंने बताया था। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो बताना है आप सभी को पता है कि जो कि मैंने बता चुका हूँ आपको, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। इनमें से किस धातु का सबसे पहले मानव ने उपयोग किया? तो वो किया था आपका तांबा धातु का। और तांबा और टिन मिलाकर, तांबा और टिन का क्या मात्रक होता है? ये होता है आपका SN। और तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाया था इन्होंने? तो इन्होंने बनाया था कांसा। ये भी आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा धातु का भी उपयोग होने लगा था, जो कि तांबा और टिन मिला के इन लोगों ने आविष्कार किया था कांसे का, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और ये किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है आपको बताना है। A ऑप्शन है आपका कालीबंगन, B ऑप्शन है लोथल, C ऑप्शन है धौलावीरा, D ऑप्शन है बनावली। तो जो हाथी दांत का पैमाना है वो आपका मिला है लोथल से, याद रखिएगा। B ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन जो स्थल थे जिनमें खुदाई हुई है, उन खुदाई में तांबा भी मिल चुका है, सोना भी मिल चुका है और चांदी भी मिल चुकी है। और किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो नहीं हुई है लोहा की, क्योंकि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार किसके मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके तांबा के। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न चलिए चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है तो वो स्थित है आपका बनावली। D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है।
प्रश्न क्या है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। जो शैलकृत स्थापत्य है, शैलकृत का मतलब ये है कि जो शिलाओं पर लेख लिखा जाता था, शिलाओं पर जो लेख लिखे जाते थे और जो गुफाओं के अंदर शिलाओं पर लिखे जाते थे, उनके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके धौलावीरा से। धौलावीरा के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो शहर था ये 3 भागों में विभाजित था, यहाँ से ये भी याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी है, अभी हाल ही में ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, धौलावीरा भारत की 40वीं यूनेस्को साइट के रूप में भी सम्मिलित किया है यूनेस्को ने, ये भी आपको याद रखना है। 40वीं साइट है और ये 3 भागों में विभाजित है। तो ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन थे जिनको मैंने देखा है, और हड़प्पा संस्कृति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आज किए। आज से आपका ये हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक समाप्त होता है, और कल हम पढ़ेंगे आपकी वैदिक सभ्यता। पहले हम थ्योरी क्लासेस करेंगे और उसके अगले दिन ही वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो कल हम 2 टॉपिक कराएंगे आपको। एक वैदिक सभ्यता हो गया, और वैदिक सभ्यता में भी मगध का उत्कर्ष भी उसमें सम्मिलित करेंगे, और जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कराने का प्रयास यही रहेगा हमारा कि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो सकें और आपका सिलेबस जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 45 से 50 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, तो आपको जीके का भी सिलेबस करना है और बाकी और भी 3 सब्जेक्ट हैं वो भी कंप्लीट कराने हैं। तो बाकी की जो भी क्लासें आपकी हैं वो अभी 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ अनमोल सर और अभिषेक सर के बिजी होने की वजह से आपकी क्लासें आपको नहीं मिल पाई, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक दिन में 2 क्लासें या 3 क्लासें करके जितना भी सिलेबस आपका, ये मान लीजिएगा आपका सिलेबस जितना भी है आपका छूटने नहीं दूंगा। जो भी सिलेबस, चाहे मुझे 2 क्लासें लेनी पड़ी एक सब्जेक्ट की या 3 लेने पड़ी, मैं आपको पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस करवाऊंगा। और बाकी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके 2021 में, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे कि मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए थे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जीके जीएस से होंगे वो मैं आपको जैसे टॉपिक वाइज करा रहा हूं तो उसमें ही ऐड करते हुए चलूंगा, जिससे आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आपका कंप्लीट रिवीजन भी होता चले। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि कल की क्लास तुरंत ही पढ़ी थी और उसका तुरंत ही रिवीजन इसीलिए किया मैंने कि जितने भी क्वेश्चन हो सके आपको याद हो जाएं। तो कितने सही हुए आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।